डियर स्टूडेंट, मैं हूं विजय प्रताप सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। 1785 में कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि दो पॉइंट चार्जेस जो कि स्टेशनरी हों, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दो चार्ज हों, एक चार्ज पॉइंट चार्ज यहाँ पे है Q1, तो स्फीयर्स लिए थे और स्फीयर का डायमीटर इतना कम था कि दोनों स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा थी और उसके कंपैरेटिवली डायमीटर बहुत छोटा था, तो उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ओके, दूसरा जो चार्ज है यहाँ पर Q2 है। अगर दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो रिपल्सन होगा, फोर्स बाहर की ओर होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इधर की ओर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, इस फोर्स की वैल्यू भी F, इस फोर्स की वैल्यू भी F होगी, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है दोनों के बीच। ठीक है, तो इधर आप केवल F लिख सकते हैं, उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, इसी के अलोंग ये फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, इसी के अलोंग अंदर की ओर। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, यहाँ तक। ठीक है, तो जो कूलम है, कूलम के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो उन्होंने प्रैक्टिकली पाया, F चार्जेस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर R दोनों के बीच की दूरी है, उसका वर्क करेंगे, उसका व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है F इक्वल्स टू, अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल के ई लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट है तो ये लिख दिया यहाँ पे के ई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर हम चार्ज को कूलम में मेजर करें, डिस्टेंस को मीटर में, F को न्यूटन्स में मेजर करें, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आती है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से ये मीडियम पर डिपेंड करने वाला कांस्टेंट है, पर ये यूनिट पर भी डिपेंड करता है कौन सी यूनिट ली गई है। जैसा ही यूनिट्स हम लोग ले रहे हैं उसमें इसकी वैल्यू है। अब इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। न्यूटन के अनुसार जो वैल्यू थी के की, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो नया कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये वैल्यू है तो आप यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है के की इतनी, इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10 टू द पावर -12। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर
9। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट न्यूटन से निकलेगी, यहाँ पर न्यूटन आर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी फार्मूले से निकल आती है अपॉन कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट इसकी अपोजिट है, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, विद्युतशीलता हिंदी में कहते हैं। मीडियम पर डिपेंड करती कितनी होगी। ओके, फ्री स्पेस है तो ये नहीं होगी। किसी अन्य माध्यम की बात करें, जैसे यहाँ पर ये चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इसके बीच में जो माध्यम है, जगह है, खाली जगह, वो एकदम खाली नहीं, उसमें कोई मीडियम है, तो वहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी ली जाएगी, वो एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये परमिटिविटी फॉर्मूले में फिर दिखाई देगी, यानी आपके इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है तो इधर की ओर फोर्स होगा, ये रिपेलिंग फोर्स है, तो इसमें किसी भी एक फोर्स की वैल्यू, दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगी, भले ही चार्ज अलग अलग हों, आपको पता है। ठीक है, F1 की वैल्यू या F2 की वैल्यू बराबर होगी, वो आप आगे देखेंगे। तो F, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? दोनों के बीच की, पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिखा है, इसको हम एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से किस तरह से रिलेटेड है। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होगी दोनों परमिटिविटी का रेशियो, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम और एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम K से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल K लिखा है मैंने, और तब हम इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का मतलब हमारा है इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स, कुचालक, कुचालकों का हिंदी में कहें तो परावैद्युतांक। ठीक है, K की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग होती है। K की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से, और एक समझ लीजिए एयर के लिए, एयर या वैक्यूम में K की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं माइका सीट की, माइका ये भी कुचालक पदार्थ हैं, इसकी 6 होती है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो होती है वो वाटर की होती है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, और अगर हम चालक की बात करें, यानी मेटल्स में, मेटल में जो K की वैल्यू है वो इन्फिनिटी, बहुत ही ज़्यादा, यानी बीच में अगर आप कोई इन्फिनिटी वाला मटेरियल या मेटल रख देंगे, मेटल रखने पर क्या होगा कि ये चार्जेस के बीच में बल 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, अपॉन में नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन 80, अगर मैं कुचालक पदार्थों की बात करूं, यानी बैड कंडक्टर्स की, तो इसमें पानी की सबसे ज़्यादा है। तो पानी में, यहाँ पे अगर पानी प्रेजेंट है, K की वैल्यू 80 है,
क्योंकि ये रिलेशन किस तरह का निकल रहा है, अगर मैं के टर्म्स में लिखूंगा तो आप देखेंगे वैल्यू, ये एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप देखिए के एप्सिलॉन आर, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखते हैं आप, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ इन अदर मीडियम, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू के, ये दिखाई देगा, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के पर अगर के बढ़ेगा, के इंक्रीज करेगा, तो फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कम हो जाएगा फोर्स। तो 80 रखने पर सबसे कम होगी फोर्स की वैल्यू। मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की। तो पानी में डिज़ोल्व करने पर, अगर आप नमक डिज़ोल्व करते हैं तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि Na और Cl आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, और इनके बीच में अगर पानी प्रेजेंट हो, पानी का मॉलिक्यूल आ जाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसकी के वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, और वो इनके बीच के फोर्स को कम कर देगा। तो दोनों के बीच, मैं थोड़ा दूर बना के दिखाऊँ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको, वो फोर्स अगर F है, पानी में डिज़ोल्व करने पर F/80 हो जाएगा, F रेडियस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स के रेशियो के रूप में भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, एयर में जो फोर्स होता है, एयर की मौजूदगी में, वो F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में ये वाला, इसको F डैश लिख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ K। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ, ठीक है, ओरिजिनल फोर्स जो कि ज़्यादा है अपॉन F डैश, ठीक है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, या आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं यहीं पे ऐसे ही लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसके बराबर है, यहाँ पर F डैश इक्वल टू, ये पूरा F है और अपॉन में K रह जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू F अपॉन F डैश। ठीक है, तो K को डिफाइन भी कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in vacuum upon force between two charges in any medium. The ratio of these two is K, electric constant. Force upon reduced force. अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q1, ठीक है, ये कोई ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है। ओके, ठीक है, तो जो इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अब क्या लिखी जाएगी, ठीक है, इसको, जिसको आप R से डिनोट कर रहे थे दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस को, इधर की ओर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, अगर मैं इधर से इधर एरो बना रहा हूँ दिस साइड, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फाइनल वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, इस तरह से लिखूँगा, दोनों का डिफरेंस होगा। शॉर्ट में इसके डिफरेंस को हम NCERT के अकॉर्डिंग तो इसको दिखा सकते हैं R21, दिस इज इक्वल टू दिस मच,
ठीक है। लेकिन कुछ अलग बुक्स होती हैं उनमें R12 भी लिखते हैं, तो मुझे तो 1 2 पसंद है क्योंकि 1 से 2 की ओर एरो है दैट वे, तो मैं इसको बनाऊंगा इस डायरेक्शन को ही, बल्कि कहूँगा मैं 1 से 2 की ओर जो है यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में R12 लिख सकता हूँ दैट वे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन लें इधर की ओर, तो दैट इज R कैप 1 2 और 2 1 दैट वे, ऊपर वाले का अपोजिट। अगर इसको आपने 1 2 दिया है तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी -R12 कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो R है डिस्टेंस है, और वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू R2 माइनस R1 इस तरह से है। इसको मैं R वेक्टर लिखूँगा तो 1 से 2 लिख रहा हूँ। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड आपको लेना है, ठीक है। तो दोनों के बीच का फोर्स, एक फोर्स इधर लगेगा Q2 चार्ज पे, फोर्स जो लगेगा इधर क्यों लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। रिपेलिंग फोर्स अगर है सेम ये Q1 पर, ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो अगर मैं इस फोर्स पे लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर की जगह मैं मैग्नीट्यूड करके ऐसे लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस डायरेक्शन को लिखना चाहता हूँ तो 2 1 लिख लूँगा, और इसका स्क्वायर। और यहाँ पर ये तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड केवल यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी 2 1 कैप, ठीक है। जो दूसरा फोर्स होगा हमारा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच सेपरेशन 1 2 लिखिए 2 1 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं। जब मॉड लगाते हैं तो जनरली हम लोग अंदर वेक्टर साइन ही लिखते हैं, लेकिन ये केवल मैग्नीट्यूड लिया है हमने, ना कि वेक्टर लिया है। और यहाँ पर अब उधर वाला फोर्स है तो इसको हम लिखेंगे R12 कैप। तो एक में 2 1 कैप है, दूसरे में 1 2 कैप है, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन को आप आइदर वे में लिख सकते हैं, क्योंकि जो R12 कैप है वो माइनस ऑफ R21 है। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम अगेन रीराइट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 कैप, इस तरह से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे 1 2 लिखिए या 2 1, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये मैं बीच से मिटा देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस से। तो यहाँ पर माइनस हम शुरुआत में लिख लेते हैं, माइनस R12 था तो 2 1 लिखेंगे कैप, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ बीच में से। तो ये आपका जो पहला फोर्स था वो ये है, और ये दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। दोनों की वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, इधर इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, केवल डायरेक्शन का फ़र्क है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, और ये पूरा, बल्कि आप इस पूरे को शामिल कर लें इतना, और ये सेम है, तो आपको क्या मिलेगा,
minus force on first due to second. That means force on second equal to minus of force on first due to second. तो दोनों वेक्टर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों जो फोर्स के वेक्टर्स हैं. ओके, थर्ड लॉ इज ओबेड. कूलम्ब फोर्सेस ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. और मैग्नीट्यूड की बात केवल करें अगर फोर्सेस के, तो 2 1 और 1 2 बराबर होंगे. चार्ज बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन फोर्स की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है फोर्स. डायरेक्शन फोर्स जो होगा वो हमेशा दोनों को ज्वाइन, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा. अगर वो लाइक चार्जेज हैं तो रिपेलिंग फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ठीक है. इन शॉर्ट केवल आप फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इंटू आर कैप. ओके, शॉर्टेस्ट फॉर्म. और अगर आप इसकी जगह कोई वेक्टर रखें कि बिकॉज आर कैप इज डिफाइंड एज आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे मैं ये वैल्यू लाऊं तो आर वेक्टर अपॉन आर, तो क्या मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट एंड Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब. यहाँ पे वेक्टर में एक आर छुपा हुआ है मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ क्यूब बन गया है. ओके, लेकिन फार्मूला तो इसी फॉर्म में याद रखना है. अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह आर क्यूब तो आप पहचान लेंगे, यहाँ वेक्टर होगा तब यहाँ क्यूब होगा. अगर कैप होगा यूनिट वेक्टर तो आर स्क्वायर होगा. उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे. अब अगर कई चार्जेस हों तो क्या होता है? इफ देयर आर नॉट ओनली 2 चार्जेस, देयर आर मैनी चार्जेस, तो हमारा जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो काम करेगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहिए या लॉ कहिए, ठीक है. वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है और इसके पड़ोस में और भी चार्जेस हैं. यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, Q2 Q3, Q1 Q2 Q3. ठीक है. यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है. तो टोटल फोर्स इस पर, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसके बीच की डिस्टेंस R12, इसके बीच की डिस्टेंस R13, इस पे जो फोर्स होगा इधर की ओर होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इधर की ओर फोर्स जो लगेगा इधर की ओर वो होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड. तो जो टोटल फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा आपको, वेक्टर सम. ठीक है. इस तरह से पैरेललोग्राम बना के निकाल सकते हैं. मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट, टोटल जो फोर्स होगा विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस Q2 एंड Q3, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड. ओके. किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच, जैसे Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहता है. यानी इंडिविजुअल चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज, चौथे चार्ज, पांचवें चार्ज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बदलेगा नहीं. कूलम्ब्स लॉ इन दोनों चार्ज के बीच भी वैसे ही वैलिड रहेगा जैसे ये नहीं था तब था, आने और जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इंडिविजुअल फोर्सेस को निकाल करके वेक्टर सम कर देना है, आपको फोर्स आ जाएगा. इफ देयर आर मैनी चार्जेस, Q4 भी हैं, तो टोटल फोर्स में आगे भी इसी तरह से फोर्सेस आप ऐड करते जाएंगे. फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ है ना, 3 तो पहले से था, 4
एंड फिफ्थ एंड nth तक जितने भी क्लस्टर हो पूरा चार्जेस का, तो भी टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। शॉर्ट में लिखें सम ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट, या आई बना दीजिए, आई की वैल्यू सेकेंड से n नंबर्स जितने भी चार्जेस हों, फर्स्ट नहीं रहेगा, 1 से 1 पे नहीं, अपना चार्ज अपने आप ही फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। टोटल फोर्स निकाला जा सकता है। इसका स्टेटमेंट क्या बना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, द फोर्स ऑन ए चार्ज will be vector sum of all the forces exerted by individual charges over it, and each force, the force between each pair, will remain independent of presence of other charges, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी एक चार्ज पे फोर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।